ये विद्यार्थियों, आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा वेश। अर्थात हर क्षेत्र या समाज की अपनी एक विशेषता और इस समाज और उस क्षेत्र को विशेष बनाने वाले जो कारक होते हैं वो और भी कई कारण हो सकते हैं, परंतु एक कारण होता है वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं और वहाँ की संस्कृति। और ये रीति रिवाज और ये परंपराएं और ये संस्कृति, इनका निर्वहन हम अपने पूरे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं। और चाहे जन्म का कोई संस्कार हो या विवाह शादी का हो या फिर मृत्यु, तो जो भी कार्य हम जीवन भर करते हैं तो इन परंपराओं का निर्वहन हम करते हैं। तो ये परंपराएं हमारे विरासत में हमारे तक पहुंचती है अपने पूर्वजों से, और हम निर्वहन करके अगली पीढ़ी तक इनको हस्तांतरित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो कुछ ऐसी परंपराओं की बात हम करते हैं आज, ऐसी कुछ रीति की बात करते हैं जो हमारे समाज में पहले कभी व्याप्त हुआ करती थी। तो ये परंपराएं, ये रीति और रिवाज जहाँ एक और हमारी संस्कृति को सुदृढ़ करते हैं, उसको पुष्ट करते हैं और हम एक विशेष पहचान देते हैं, वहीं कुछ रीतियाँ, जिन्हें हम कुरीतियाँ कहेंगे, जो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप भी बन जाती हैं। तो विवाह को लेकर के भी कुछ ऐसी कई तरह की कुरीतियाँ हैं। तो यहाँ पर हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसका एक वर्णन कर रहे हैं। तो आइए हम आज कक्षा 12 की जो अंतर्भाग 2 पुस्तक है, उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित जो सुमरिनी के मनके है, उसमें 3 लघु निबंध दिए गए थे। उनका आपने वर्णन कुछ पढ़ लिया, बालक बच गया और घड़ी के पुर्जे, और तीसरा जो लघु निबंध है वो ढेले चुन लो। तो ढेले चुन लो, तो कैसे चुनेंगे ढेले, और क्या यहाँ पर लेखक वर्णित कर रहा है, किस रीति की बात कर रहा है, आइए जानते हैं हम इस पाठ में। तो मैं आपका दोस्त टी आर शर्मा आज प्रस्तुत हूँ इसी विषय को लेकर के। चलिए हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। तो जैसे पूर्व में मैंने आपसे बातचीत की कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम विभिन्न परंपराओं का निर्वहन करते हैं, रीति रिवाजों का निर्वहन करते हैं और इन्हें हस्तांतरित भी करते हैं, परंतु कुछ रीतियाँ कुरीतियाँ बनकर समाज के लिए अभिशाप बन जाती है, हमारे सामाजिक विकास में बाधक हो जाती हैं। तो विवाह को लेकर के वैदिक काल में किस तरह की परंपराएं थी, तो निश्चित रूप से हम ये भी कह सकते हैं आज भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ, ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी आप देखते हैं, वो चाहे विवाह की हो, चाहे किसी अन्य जो जीवन से जुड़ी कोई भी पहलू हो, उससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो वर्णन कर रहे हैं, वो वैदिक काल में विवाह किस तरह से किए जाते थे, किस तरह से कन्या अपना वर चुनती थी या उसको चुनना पड़ता था, यूँ कह लीजिए, उसका ही वर्णन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा जो लघु निबंध है वो ढेले चुन लो। चलिए इसकी ओर चल पड़ते हैं हम सीधा ही। तो शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बब्बू हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरुश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है इसमें से एक चुन ले। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैर लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है, पर जो सच्चा प्रेमी है वो लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। तो चलो थोड़ा सा इसका मैं वर्णन कर लेता हूँ, इसका क्या अर्थ हुआ। तो शेक्सपियर आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो उनका एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका हिंदी अनुवाद किया है प्यारे बच्चों हमारे जो हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दुर्लभ बंधु के नाम से उन्होंने इसका अनुवाद किया हिंदी में। तो वहाँ पर उनके जो शेक्सपियर की जो नायिका है पर्शिया, तो हमारे हरिश्चंद्र में उसका नाम पुरश्री रखा है। तो वहाँ बताते हैं कि 3 वहाँ पर जब उसका विवाह होता है तो अपना विवाह अपना पति चुनने के लिए वो किस तरह का एक उपाय करती है। वो 3 पेटियाँ रखती है, एक सोने की पेटी और एक चांदी की और एक लोहे की। और पर्शिया को पता था, पुरश्री जो है हमारी नायिका है कहानी की, उसको पता है कि उसने एक चित्र रखा है अपना, वो किस पेटी में रखा है, और जो उस पेटी को चुनेगा उससे वो भरेगी, उससे अपना वो पति स्वीकार करेगी।
तो जो लालची व्यक्ति है तो वो सोने को या चांदी को बरता है, उसको चुनता है, परंतु हाथ लगती है पुरश्री उस व्यक्ति के जो लोहे की पेटी को चुनता है, अर्थात उसमें किसी तरह का लोभ नहीं था। तो एक प्रकार से विवाह का एक ऐसा तरीका उसने खोज निकाला था कि उसे एक अच्छा पति मिला, जो यहाँ से विदित होता है कि एक अच्छे गुण वाला व्यक्ति था वो। तो अकड़बाज सोने को चुनता है तो सारे उल्टे पैरों से लौटना पड़ता है, और जो लालची व्यक्ति था वो उसमें चांदी की पिटारी को खोलता है और उसमें उससे कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर घुड़दौड़ का पहला इनाम, अर्थात यहाँ इसका तात्पर्य है कि यहाँ पुरश्री हो जाती है उस व्यक्ति की जो लोहे की पेटिका को चुनता है। तो ठीक इसी तरह से कुछ, इसे तो हम लैटरी नहीं कहेंगे, तो ठीक इसी तरह से कुछ वैदिक काल में हमारे कुछ इस तरह का चलता था। यहाँ पर उल्टा था। यहाँ क्या था, यहाँ नर पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। तो उस तरह से चयन किया जाता था अपनी पत्नी का। तो आगे चलते हम इसी पाठ में। तो क्या करता था वो नर, वो व्यक्ति, स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। तो वो व्यक्ति अपने जहाँ से उसने अपनी पत्नी का वर्ण करना है वहाँ चला जाता था। वह उससे गौ भेंट करता था। पहले तो गाय भेंट करते थे क्योंकि उस समय गाय दी जाती थी, तो विनिमय का यही रहता था। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता। तो मिट्टी के कुछ ढेले वो साथ लेकर के आता था। वो वर कहें या वो पुरुष कहें, उसे कहता था कि इसमें से एक उठा ले। तो उस कन्या को वो कहता था 7 या 5 या ढेले जितने भी होते थे उसमें से एक ढेला उठाना होता था। तो कहीं ये 7 होते थे, कहीं कम ज़्यादा भी हो सकते थे। नर जानता था कि ढेले कहाँ से लाया गया है और किस किस जगह की मिट्टी इसमें है। तो वो ढेले अलग अलग मिट्टी के होते थे, अलग अलग स्थानों की मिट्टी के वो ढेले उठाए होते थे। और नर को तो पता होता था, परंतु उस जो होने वाली कन्या है, पत्नी है, उस कन्या को वो पता नहीं होता था। इसलिए उसके लिए वो एक बुझावल होती थी, एक पहेली होती थी। तो वो ढेले जो होते थे वो कुछ बेदी की मिट्टी के होते थे, गौशाला की मिट्टी के होते थे, खेत की मिट्टी के होते थे, चौराहे की मिट्टी के होते थे, और मसान की धूल भी होती थी। मसान मतलब शमशान की मिट्टी के भी होते थे। तो बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट्ट, वही वाली बात हो गई कि भाई क्या है। जैसे हम बचपन में खेल खेलते थे, चित्त है या पट्ट है, तो वही वाली बात वहाँ पर उसको अंदाज़ा लगाना पड़ता था उस कन्या को मिट्टी का ढेला चुनकर। अगर वो गोबर चुना तो क्या होता था, पशुओं का धनी होगा। अगर वो गोबर का गौशाला की मिट्टी को चुन लेती, उस ढेले को हाथ लगा देती, तो ऐसा माना जाता था कि उसका बेटा जो है वो पशुओं का धनी होगा, उसके पास बहुत सारे पशु होंगे, ऐसा माना जाता। अगर खेत की मिट्टी छू ली तो वो ज़मींदार का पुत्र होगा। अगर कहीं शमशान की मिट्टी छू ली तो क्या होता, तो बड़ा अशुभ माना जाता था उसे। तो एक ढेला वहाँ पर शमशान की मिट्टी का भी होता था, उसे बड़ा अशुभ मानते थे। अगर कन्या कहीं संयोगवश अगर वो चुन लेती तो उस कन्या को उस वर से हाथ धोना पड़ता था, उसका विवाह नहीं हो पाता था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलती रहेगी। तो ये मान्यता थी। अब आगे क्या होता था, यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका ये अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। हाँ, ऐसा भी नहीं था। अगर मान लीजिए अगर एक कोई नर जा रहा हो, पुरुष जा रहा हो, अगर वहाँ पर उसने वहाँ शमशान की मिट्टी का ढेला उठा लिया तो इसका मतलब ये भी नहीं था कि उसका विवाह नहीं होता था, परंतु दूसरी बार फिर वो कोशिश की होती थी और कभी ना कभी तो उससे वो ढेला हाथ लग ही जाता था, जिस जो अच्छी जगह से लाया हो, जो उनकी मान्यता थी, और कभी विवाह भी हो जाता था। किसी दूसरे नर के सामने बेदी का ढेला उठा लेती थी तो उसका विवाह हो जाता था। तो बहुत से गृह सूत्रों में इन ढेलों की लॉटरी का उल्लेख किया है। तो हमारे जो वैदिक काल के जो कुछ गृह सूत्र बने हैं तो उसमें इनका वर्णन है। जैसे इनके जो लेखक थे, आश्वालायन है, गोभिल है, भारद्वाज है, सभी में इसका वर्णन होता है किस तरह से इस रीति से विवाह होता था। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देकर जस सुनकर स्वयंवर करती थी। जस का मतलब यश सुन करके, यहाँ पर आप ध्यान दें। तो जैसे वैदिक काल में होता था तो वहाँ पर स्वयंवर आपने देखा होगा, रामायण महाभारत में आपने स्वयंवर की प्रथा आपने सुनी होगी। तो वहाँ पर जो कन्या होती थी वो जो है पुरुष का वर देकर, पुरुष का यश दे करके, उसकी प्रसिद्धि को दे करके अपना वर चुनती थी। तो वहाँ पर स्वतंत्र थी वर चुनने के लिए। परंतु वैदिक काल की जो बात हो रही थी वहाँ पर कुछ उल्टा होता था। वहाँ जो है पुरुष प्रधान, अपने आप को प्रधान
मानता था या प्रभुत्व उसका रहता था, और कन्या को चुनने के लिए एक लॉटरी की तरह वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। तो वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। तो क्या आपको ठीक लगता है कि मिट्टी के ढेलों को चुन करके क्या वो सही हो जाएगा, एक अच्छा विवाह हो जाएगा? तो ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो अपनी आंखों से जगह देकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है? और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े मिट्टी और आग के ढेलों मंगल और शनैश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है, यह मैं कह सकता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों की आज भी ये परंपराएं कुछ और रूप में हमारे सामने आती है। आज भी विवाह के समय कुछ मांगलिक, कुछ ग्रह दोष, कुछ ऐसी कई सारी बातें की जाती है, और ऐसा भी हो जाता है कि कई बार विवाह रुक जाता है, या फिर जिसको कन्या चाहती है उसके साथ विवाह नहीं हो पाता है। आड़े के आता है कि ये वाला ग्रह है, वो वाला ग्रह है, या मंगलिक है, या कुछ और है। तो इस तरह से तो आज भी हम, पहले प्राचीन काल में तो वो ढेले थे, आज भी हम कुछ उन्हीं ढेलों की बात कर लेते हैं। तो जैसे कुछ इसका परिदृश्य बदल गया है, बाकी वही है, कहने का तात्पर्य ये है। तो बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोर से। अब यहाँ पर वात्स्यायन कहते हैं कि आज का कबूतर अच्छा कल के मोर से। तो आज अगर जो आपके हाथ में है तो वही सही है। कहने का मतलब जो आपको सामने दिख रहा हो उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं जो लाखों करोड़ों कोस दूर कहीं पर कोई ग्रह है, और उस पर हम विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारे ऊपर बुरा बैठेगा, अच्छा बैठेगा, ऐसा ऐसा हम मानते हैं। तो आँखों के देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। तो आँखों का ढेला कहने का मतलब जो आप आँख से, जो भौतिक रूप से आप किसी को देख रहे हों, रूबरू देख रहे हों, उसको परख रहे हैं उस व्यक्ति को, तो वो बड़ी बात है। आप ढेले को मत परखिए, आप व्यक्ति को परखिए, ये कहने का तात्पर्य है यहाँ पर लेखक का। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं अगर ढेलों की बात हो जाती, अगर उन जो निर्जीव चीज़ें हैं उस पर उनको आधार मान करके हम सब कुछ करते, तो यहाँ पर एक उनकी एक साखी दी है कबीर ने। तो पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो यहाँ पर कबीर की एक साखी उदाहरण रूप में यहाँ पर गुलेरी जी देते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले। अगर हम इन ढेलों पर ही विश्वास करते, मतलब अगर पत्थर को पूज करके अगर भगवान मिल जाते, तो मैं तो पूरे पहाड़ को ही पूज डालूं। तो इससे तो भला तो तब होगा, इससे तो चक्की भली, जो हमारे घर की चक्की है ना, जो आटा पीसती है, अरे उसको पूजो, उसको महत्व दीजिए। तो जिसका आटा पूरा संसार खाता है, तो कहने का मतलब उस पत्थर का महत्व है, तो उसको करिए आप, महत्व समझिए आप, जो सामने है महत्व के आधार पर परखिए, जांचिए और अपनाइए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक का यही है। तो ये हमारा लघु निबंध था। तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो गद्यांश रहेगा, तो एक गद्यांश हम चुन लेते हैं और उसकी व्याख्या किस तरह से होगी वो मैंने कुछ कुछ आपको बता दिया। तो बाकी जैसे वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल की कई चीज़ें होती थी। भुजो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्यापट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा, गोबर चूना तो पशुओं का धनी होगा। तो पहले आपने वैसा ही लिखना है जैसे आप पहले प्रसंग लिखते हैं, तो प्रसंग लिख देना आपने, और उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लघु निबंध जिसका संकलन सुमिरनी के मनके में है, वहाँ से लिया गया है। और यहाँ पर वैदिक काल में हिंदुओं में वर चुनने की क्या प्रथा थी उसका वर्णन किया गया है। तो फिर आप व्याख्या आप कर लें अपने शब्दों में, अपने शब्दों का आपने इस्तेमाल करना। उसके बाद आपने विशेष लिख देना, विशेष में भी आपने ये 2-3 चीज़ें आपने लिख देनी कि इसमें विशेष चीज़ें क्या आई है। तो ये आप कर लें इन बातों को, एक गद्यांश आपका हो जाएगा। केवल एक ही गद्यांश इस पाठ से या इस लघु निबंध से आपका रहेगा। अब हम चलते हैं आगे इसके प्रश्नोत्तर की ओर, जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी बात कर लेते हैं। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वैदिक काल में किस तरह से कुछ ढेले लाए जाते थे, और वो ढेले अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से होते थे। कुछ गौशाला से होते, कुछ चौराहे से होते थे, कुछ आपके शमशान भूमि से लाए होते थे,
और कन्या को वो ढेले चुन करके वो अपना पति वर्ण कर सकती थी, या फिर ये माना जाता था कि उन ढेलों को चुन करके उसकी संतान कैसी होती है अंदाज़ा लगाया जाता था। तो अगर संयोगवश अगर कोई कन्या शमशान की भूमि के ढेले को चुनती तो उसका विवाह नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर ढेलों के ऊपर, उन अमूर्त वस्तुओं के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाता था, उन्हें महत्व दिया जाता था। तो इस तरह की लॉटरी चलती थी वैदिक काल में। तो बाकी आप विस्तार से आप देख लें पॉज करके। अगला जो प्रश्न है, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। अब दुर्लभ बंधु की बात जो मैंने आपसे पहले भी की कि दुर्लभ बंधु एक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित ये अनुवाद है। एक अनुवाद किया है शेक्सपियर का, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो उन्होंने एक वो रचना की है, उसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। उसमें 3 पेटियों की बात की थी कि उसमें पर्शिया, जो हमारे दुर्लभ बंधु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसका नाम पुरुष श्री रखा है, तो वो 3 पेटियां रखती है, एक सोने की और एक चांदी की और एक लोहे की, और एक में वो अपना चित्र रख देती है। और पुरुष श्री को पता होता है कि चित्र कौन सी पेटिका में रखा गया है, तो वहाँ पर बारी बारी से वो अपना वर चुनने के लिए उस प्रयोग करती है। वहाँ बारी बारी से लोग आते हैं, कुछ लालची व्यक्ति सोने की पेटी को चुनते हैं तो उनको हाथ धोना पड़ता है, वो नहीं उसको वर्ण कर पाते पर्शिया को या पुरुषरी को। और चांदी वाले के साथ भी ऐसा ही होता है, और अंततः बाजी मारता है जो हमारा लोहे की पेटिका को चुनता है। तो इस तरह से वहाँ पर कथा का वर्णन है। तो आगे चलते हम प्रश्न नंबर 3 में, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। थे कहिए, होते तो हैं नहीं, अब थे वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मिट्टी के जीवन साथी का चुनाव अगर मिट्टी के ढेलों पर ही करना होता तो कौन कौन से फल प्राप्त होते थे उस समय, तो इसका वर्णन हम पहले आपसे कर चुके हैं। अगर आप विस्तार से देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हमारा संक्षिप्त सा पाठ था आज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, आप इसका कथ्य समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर लेखक। और आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतत अध्ययनशील रहिए, और फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।